हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर LAC से आई बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अब गोगरा से भी पीछे हटे चीनी सैनिक, बोरिया बिस्तर भी ले गए साथ में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों इसकी। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर अगर अमेरिका ताइवान को हथियार बेचेगा तो चाइना जरूर ही जवाब देगा इसका। जी हां दोस्तों, बड़ी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर रूस से S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा चाइना। जी हां दोस्तों, लेकिन बीच में आ रहा है ये बड़ा अड़ंगा, इसकी बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों आपको, क्योंकि किसी भी हालत में S-500 रूसी मिसाइल चाइना ना खरीद पाए, इसको लेकर बड़ा रोड़ा, बड़ी अड़ंगे रास्ते में नजर आ रहे हैं दोस्तों। बताएंगे वो कौन कौन से अड़ंगे हैं। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान की शह पर OIC ने किया कश्मीर का जिक्र, जिसके बाद भारत ने लताड़ा। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा भारत ने। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़ मामले में सड़क से संसद तक सिर्फ बयानबाजी। जी हां दोस्तों, 48 घंटे बाद भी नहीं हुई अभी तक कोई गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे क्या है इससे जुड़ी जानकारी। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर अफगानिस्तान के सीमा के पास बम बरसाने लगा रूस। जी हां दोस्तों, अब तालिबान की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, शुरू कर दी गई है मिलिट्री की बड़ी टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ जी के सामने है ये बड़ी चुनौतियां। बताएंगे कौन कौन सी चुनौतियां हैं दोस्तों, किन से पाएंगे पार और कौन बन सकता है राह का बड़ा कांटा, इसकी भी बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर जिन भाइयों या बहनों ने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली है दोस्तों, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बताएंगे क्या है इससे जुड़ी बड़ी जानकारी दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हमेशा की तरह मानते हैं कि हमारे भारतीय सेनाओं में वो ताकत, वो शौर्य, वो बल है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, साथ ही मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर LAC से आई बड़ी खुशखबरी। अब गोगरा से भी पीछे हट चुके हैं चीनी सैनिक, बोरिया बिस्तर भी लेकर गए साथ में। बता दें, भारत और चीन के बीच 31 जुलाई को सैन्य बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। सहमति के मुताबिक दोनों देशों ने गोगरा इलाके में डिसएंगेजमेंट को अंजाम दिया है। दोनों ही देशों ने अग्रिम इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है दोस्तों। इसके साथ ही बनाए गए अस्थायी ढांचे भी नष्ट कर दिए गए हैं। बता दें, यहाँ तनातनी से पहले वाले हालात को बहाल किया गया है। इससे पहले फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से चीन पीछे हटा था। भारत और चीन के सैनिक पिछले साल अप्रैल से ही पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में आमने सामने थे और जून में हिंसक झड़प भी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि समझौते के तहत LAC के इस इलाके की सख्ती से निगरानी की जाएगी और दोनों पक्ष इसका सम्मान करेंगे। यथा स्थिति को एक तरफा नहीं बदला जाएगा। सेना ने कहा कि इसके साथ ही एक और संवेदनशील इलाके में टकराव खत्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या जिस प्रकार से चीनी सैनिक गोगरा झील से भी दोस्तों पीछे गए हैं, क्या ये फिर कभी वापस नहीं आने वाले दोस्तों? क्या लगता है आपको? अगर आप भी मानते हैं कि चाइना पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना और अपनी भारतीय सेनाओं को अलर्ट पर रखने की आप सुझाव देंगे दोस्तों, तो कमेंट में यह बात जरूर लिख दीजिएगा और जय हिंद, जय भारतीय सेना जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो अगर अमेरिका ताइवान को हथियार बेचेगा तो चीन जरूर इसका जवाब देगा। बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 4 अगस्त को घोषणा की है कि अमेरिकी राज्य परिषद ने हाल ही में ताइवान को 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर वाले सैन्य सामान बेचने की योजना की पुष्टि की है। ये पहली बार है कि वर्तमान अमेरिकी सरकार ने ताइवान को सैन्य साजो सामान बेचने की घोषणा की, जिसने चीन के आंतरिक मामले में गंभीर हस्तक्षेप किया है, चीन की प्रभुसत्ता सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचाया है। इसने एक चीन सिद्धांत दोनों देशों के बीच संपन्न 3 संयुक्त विज्ञप्तियों का उल्लंघन किया। चीन इसका डटकर विरोध करता है। घटनाक्रम के विकास के मुताबिक निश्चय ही जवाबी कार्यवाही चाइना
करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको? ऐसे में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बड़ी खबर थी ये भी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर रूस से क्या S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा चाइना। ललचा तो रहा है चीन, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय कानून डालेगा बीच में बड़ा अड़ंगा। बता दे, रूस के S-500 मिसाइल सिस्टम के फाइनल टेस्ट को देखने के बाद चीनी मीडिया इसके तारीफों के पुल बांध रही है दोस्तों। चीनी विशेषज्ञ जोर शोर से इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की वकालत भी कर रही है। साथ ही बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माने जाने वाला S-500 अभी तक रूसी सेना में भी कमीशन नहीं हुआ है। चीन के पास इस सिस्टम का पुराना वर्जन यानी S-400 पहले से ही मौजूद है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR के कारण इसकी रेंज 300 किलोमीटर से कम है। आपको बता दें दोस्तों कि S-500 की बिक्री में अड़ंगा कौन डाल सकता है? जी हाँ दोस्तों, MTCR डालेगा इसमें अड़ंगा। बता दें, रूस के अनुसार S-500 मिसाइल सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर है। इस दूरी के अंदर यह मिसाइल सिस्टम दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को पहचान कर नष्ट कर सकता है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR के कारण रूस चाहकर भी इतनी दूरी तक मार करने वाले इस सिस्टम को चीन को नहीं बेच सकता। जी हाँ दोस्तों, इस कानून के अनुसार अगर कोई देश MTCR का सदस्य नहीं है तो उसे 300 किलोमीटर से दूर की तकनीकी वाले प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, ड्रोन या बम नहीं बेचे जा सकते हैं। चीन इसका सदस्य नहीं है दोस्तों MTCR का, लेकिन भारत MTCR का सदस्य, और भारत जब चाहे S-500 मिसाइल सिस्टम को खरीद भी सकता है और चाइना को उड़ा भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना यहाँ मार खाता नजर आ रहा है दोस्तों, और ये होना भी लाजमी था, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बड़े चीजों में बच्चे हाथ नहीं लगाते ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और भारत हर चीज के लिए एलिजिबल होता है दोस्तों, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारत जैसे देश में जन्म लेने पर दोस्तों अगर आप भी गर्व करते हैं तो भारत माता की जय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान की शह पर OIC ने किया कश्मीर का जिक्र और पाकिस्तान की पैरवी कश्मीर को लेकर, जिसके बाद भारत ने बड़े ही बुरी तरीके से लताड़ा है पाकिस्तान को और OIC को। बता दे, पाकिस्तान की शह पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने फिर एक बार कश्मीर मामले में हस्तक्षेप किया है दोस्तों। OIC के महासचिव कार्यालय ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के 2 साल पूरे होने के मौके पर एक बयान जारी कर 5 अगस्त 2019 को उठाए गए कदमों को एक तरफा करार दिया है। संगठन ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए भारत सरकार के इस फैसले को पलटने का अनुरोध भी किया है। जी हाँ दोस्तों, OIC के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यानी कि प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम OIC के महासचिव द्वारा जारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक और अस्वीकार्य संदर्भ को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। OIC के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है जो भारत का अभिन्न अंग है। समय दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं भारत ने सही तरीके से लताड़ा है दोस्तों, अगर आप भी लताड़ना चाहते हैं पाकिस्तान को और OIC संगठन को, तो कमेंट सेक्शन में लताड़ते हुए 2 बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो बनाने में। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक के भटकल से दबोचा गया ISIS का बड़ा आतंकी जिहादियों की भर्ती में जुटा था अबू हाजिर अल बदरी। जी हाँ दोस्तों, खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS के देश में फैले मॉड्यूल को ध्वस्त करने की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ISIS के एक संदिग्ध मददगार को कर्नाटक के भटकल से पकड़ा है दोस्तों। ISIS के इस संदिग्ध आतंकी का नाम जुफरी जवाहर दामूदी उर्फ अबू हाजिर अल बदरी बताया जा रहा है दोस्तों। जांच एजेंसी के मुताबिक जुफरी जवाहर खूंखार आतंकी संगठन का प्रमुख आतंकवादी है। पुलिस ने जुफरी को उसके एक साथ अमीन जुहैब के साथ पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पुलिस की इस बड़ी कामयाबी के लिए उनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो मंदिर में बड़े तोड़फोड़ मामले में सड़क से संसद तक सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है पाकिस्तान में, क्योंकि 48 घंटे भी हो गए दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के रहीम यार खान में बुधवार को एक मंदिर में जिस तरीके से बुरी तरह तोड़फोड़ की गई थी दोस्तों, पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री और पुलिस के मुखिया शेख राशिद की नींद घटना के 48 घंटे बाद खुली और एक ट्वीट करके खानापुर
कटूक्ति करते हुए कहा है कि हिंदू मंदिर को अपवित्र करने की घटना निंदनीय और दुखद है। इस तरह की घटनाएं इस्लाम और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करती है। दूसरे धर्मों के पूजा स्थल को अपवित्र करना पूरी तरह से इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। हम इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ने में राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। धार्मिक नफरत फैलाने और अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हम देश के सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन दोस्तों 48 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अल्पसंख्यकों और हिंदू समुदाय से नफरत करने वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं दोस्तों, और सरकार बैठकर सिर्फ राजनीति ही कर रही है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ धांधली चल रही है पाकिस्तान में, ये बात जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मस्जिद पर हमला हुआ तो क्या करते हैं मुस्लिम, पुलिस पर बरसते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह बात कह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारी नाक कटवा दी गई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान सीमा के पास बम बरसा रहा है रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और शुरू कर दी गई है मिलिट्री ड्रिल। जी हाँ दोस्तों, रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने गुरुवार को अफगान सीमा के पास ताजिकिस्तान के खटलोन क्षेत्र में त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। दोस्तों रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को रॉयटर्स के हवाले से कहा कि खार मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड में होने वाले अभ्यास में 1800 रूसी सैनिक और 420 यूनिट सैन्य हार्डवेयर शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ईरान के नए राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। अफगानिस्तान को लेकर इनके बीच क्या बात हुई है दोस्तों आपको बता दें, इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने 5 अगस्त को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी पहुंचे थे। 6 अगस्त को एस जयशंकर ने इब्राहिम रईसी से भारत ईरान संबंधों सहित कई मसलों पर बातचीत की। रईसी से मिलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके लिखा कि ईरानी राष्ट्रपति रईसी को पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत अभिवादन से अवगत कराया है। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता जाहिर हुई। आपकी टीम के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयशंकर के साथ बैठक में ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि ईरान और भारत क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में रचनात्मक और उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। खासकर अफगानिस्तान में तेहरान अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थापित करने में नई दिल्ली की भूमिका का स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने अफगानिस्तान मुद्दों पर क्या बातें हुई हैं दोस्तों इनके बीच में। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अब जेल जाएंगे क्या पूर्व पीएम नवाज शरीफ। ब्रिटेन ने वीजा बढ़ाने से कर दिया इनका इनकार। इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में कर दी अपील। बता दें भ्रष्टाचार के दोषी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ क्या अब जेल जाएंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि ब्रिटेन ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम के वीजा की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ के वीजा विस्तार के आवेदन को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने अपील के अधिकार की रियायत के साथ ठुकरा दिया है। मीडिया में शुक्रवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई है। दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं अब इनको वापस पाकिस्तान जाना ही होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही ये पाकिस्तान जाएंगे तुरंत इनको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या इनका वीजा विस्तार कर दिया जाएगा या फिर अब ये जेल ही जाएंगे? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कश्मीर से बड़ी मुठभेड़ की खबर। जमीन पर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों, और साथ ही आसमान में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। बता दे जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बड़ा मुठभेड़ देखा गया है दोस्तों। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिले के थाना मंडी वन क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया था। सुरक्षा बलों के आतंकवादियों तक पहुंचने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभियान की निगरानी कर रही राजौरी की पुलिस अधीक्षक सीमा नबी कस्बा ने भी इलाके में मुठभेड़ होने की पुष्टि की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को इस मुठभेड़ में गिराए गए आतंकवादियों के लिए कांग्रेचुलेशन इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें कि वहीं आज तड़के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन गतिविधि भी देखी गई है दोस्तों। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने कहा कि क्षेत्र की खोज
खोज के दौरान हथियार और गोला बारूद की भी बरामदगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर क्या चाइना को डर सता रहा है तालिबान का। जी हाँ दोस्तों, शिनजियांग का दमन करने के लिए चीन ने नए सैन्य प्रमुख की नियुक्ति कर दी है दोस्तों, और तिब्बत में ये पहले भी कर चुके हैं काम। बता दे, चीन के शिनजियांग प्रदेश में नया सैन्य कमांडर नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। शिनजियांग का बॉर्डर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से लगता है। मुस्लिम बहुलीय प्रदेश पिछले कई सालों से अशांत रहा है। चीन ने यहाँ लाखों मुस्लिमों को आतंकवाद और कट्टरपंथ का आरोप लगाकर लॉक भी किया है। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल वांग हेजियांग ऐसे वक्त में शिनजियांग के कमांडर बनाए गए हैं जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापसी के बाद वहाँ के हालात अस्थिर बने हैं। ये चीन के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना को डर है कि अफगानिस्तान का असर शिनजियांग पर भी पड़ सकता है और उग्रवाद फैल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में बड़ा हिंसा, तालिबानी आतंकियों ने कर दी सरकार के मीडिया प्रमुख की हत्या। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में सरकारी मीडिया व सूचना केंद्र के प्रमुख दावा खान मेनापाल की तालिबानी आतंकवादियों ने शुक्रवार को हत्या कर दी है दोस्तों। आंतरिक मंत्रालय के अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि तालिबान ने मेनापाल की हत्या शुक्रवार की नमाज पढ़ते वक्त की है। मेनापाल ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के आउटरीच टीम में प्रवक्ता के तौर पर सेवाएं भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चीन में अफगानिस्तान के राजदूत जावेद ने कहा कि तालिबान के वादे पर कभी भी भरोसा ना करे ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, चीन में अफगानिस्तान के राजदूत जावेद अहमद कईम ने चीन को सलाह दी है। न्यूज एजेंसी राइटर से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तालिबान के वादे पर चीन को भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिनजियांग प्रदेश को अलग करने की मांग कर रहे इस्लामी आतंकियों को पनाह नहीं देने के तालिबान के वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता है कि चीन भी तालिबान के उस वादे पर यकीन करता है। तालिबान सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय समर्थन पाने के लिए चीन को कह रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन चीन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। क्या लगता है दोस्तों आपको अफगानी राजदूत की बात? अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल सही है तो कमेंट में ये बात लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो सिल्वर ब्रॉन्ज जीतने पर भी चीनी खिलाड़ियों की क्यों हो रही है बेइज्जती, बता दें। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार को कांस्य पदक जीता तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में अब तक कुल 5 पदक आए हैं, जिनमें से 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। हालांकि जीत के जश्न के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने उनके एक ट्वीट पर नई बहस शुरू हो गई है। शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि भारत में हम ओलंपिक में कुछ कांस्य पदक जीतने पर जश्न मना रहे हैं, जबकि चीन के अंतर अति राष्ट्रवादी लोग अपने खिलाड़ियों के रजत पदक जीतने पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने खेल भावना की वकालत की। उन्होंने लिखा, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले चीनी एथलीट को अपने देश में ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। हम मेडल के मामले में भले ही बहुत पीछे हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि हम खेल भावना के साथ है, जहाँ पर खेल में हिस्सा लेना ज्यादा मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे शशि थरूर को? दोस्तों कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर नेपाल में भैरहवा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट परीक्षण को लेकर भारत से मांगी गई है मदद। बता दें, नेपाल 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण पर काम कर रहा है। भैरहवा में एयरपोर्ट निर्माण का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस पर ब्रेक लगा हुआ है। इसी कड़ी में नेपाल ने भारत से भैरहवा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नए स्थापित नेविगेशन और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फ्लाइट इंस्पेक्शन में मदद मांगी है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक राजन पोखरेल ने काठमांडू पोस्ट को बताया है कि उन्होंने नेपाल सरकार से चर्चा के बाद सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मदद मांगी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो कोरोना के बाद अब 3 गुना तक सुरक्षित है। दोनों डोज लगवा चुके भारतीय लोग 98,000 लोगों पर किया गया है ये शोध। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 3 गुना तक कम है। जी हाँ दोस्तों, ये बात यूनाइटेड किंगडम की एक स्टडी में सामने आई है। कोरोना वायरस पर ब्रिटेन के सबसे बड़े अध्ययनों में से एक रियल टाइम असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार ये बड़ी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाइयों और बहनों ने जो इस वीडियो को देख रहे हो उन्होंने दोनों डोज लगवा लिया दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और जिन्होंने सिंगल डोज लगवाया और जल्द उनका दूसरे डोज का दिन
दिन आ रहा है नजदीक, वो भी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी को। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के सामने है बड़ी चुनौतियां, किन से पाएंगे पार और कौन बन सकता है उनके रास्ते का कांटा। बता दें, योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 साल के कामकाज से अपनी बेहद सख्त प्रशासक की छवि बनाई है। विकास के अनेक कार्य करते हुए वे अपराधियों आतंकियों के विरुद्ध बेहद कड़ी कार्यवाही करते रहे हैं। इसका उन्हें अच्छा लाभ भी मिला है दोस्तों, और उनके प्रशंसक उनकी इस छवि को ही उनकी सबसे मजबूत ताकत भी मानते हैं। हालांकि उनकी कार्यशैली ने समाज के कई वर्गों में उनके आलोचक भी तैयार कर दिए हैं जो चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालनी है तो इन्हें इनसे पार पाना होगा। आपको बता दें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सबसे बड़ा सवाल उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता उठा रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों की बात ज्यादा सुनते हैं, हमारी अपनी सरकार होते हुए भी हम अपने ही कामकाज नहीं करवा पाते, ऐसे में दूसरे समर्थकों के कामकाज करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, कुछ कार्यकर्ताओं को तो यहाँ तक कहना है कि स्थिति ये है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कामकाज हो जाते हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण हमारे अपने कामकाज नहीं हो पाते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में काफी ज्यादा कार्यकर्ता नाराज भी रहते हैं दोस्तों, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है दोस्तों। ऐसे में योगी जी को काफी ज्यादा मशक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है, और क्या लगता है दोस्तों आपको, अगर भाजपा पार्टी आई 2022 में तो क्या योगी जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री या केंद्र की सरकार किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है? क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे दोस्तों, हाँ या नहीं? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी अगली खबर आ रही है, जहां पर अवध से ब्रज तक चुनावी मंथन करेंगे जेपी नड्डा जी। 7 और 8 अगस्त को यूपी के दौरे पर रहेंगे, यानी आज और कल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये भी। अगली खबर की बात करें तो खेल रत्न पुरस्कार से हटा दिया गया है राजीव गांधी का नाम, अब मेजर ध्यानचंद्र के नाम से दिया जाएगा अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से राजीव गांधी का नाम हटाकर पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद्र किया गया है, तो बताइएगा जरूर दोस्तों अगर आप समर्थन करते हैं या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बच्चों की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर दोस्तों, अगले साल मार्च तक आ जाएगी सीरम की कोवोवैक्स, मंडाविया से मिले इसके आधार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये भी। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाला ने शुक्रवार को कहा है कि बच्चों के लिए उनकी वैक्सीन कोवोवैक्स नाम की अगले साल की पहली तिमाही यानी मार्च तक आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी बच्चों के लिए। और ऐसे में दोस्तों ये है थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।